नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि आप अपने घरों में हमेशा ईंट पत्थर इकट्ठे करके रखते हैं क्या? नहीं ना। तो ये ईंट पत्थर आते कहाँ से? मतलब साफ है कि हिंसा करने के लिए ये ईंट पत्थर पहले से ही घरों में जमा कर लिए जाते हैं, क्योंकि रोड पर तो आपको ये पत्थर मिलने से रहे। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मुझे राहत इंदौरी साहब की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन पंक्तियों से आज हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान से पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं, पर आप इस बात से अनजान होंगे कि ये सारी घटनाएं सुनियोजित तरीके से, मतलब कि पहले से ही प्री प्लान की गई थी। मेरी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित मत होना, देश में पहले से भी ऐसी घटनाएं सुनियोजित तरीके से होती रही हैं। अब इस घटना का मास्टरमाइंड कौन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है? रांची की घटना से यूपी का कनेक्शन क्या है और ये घटना किस तरह से प्री प्लान की गई थी, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 जून को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ पंप है, जिसे घटना का मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है। जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है और रविवार को पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर में 12 बोर की और 315 बोर की पिस्टलें भी मिली हैं। इसके अलावा पोस्टर मिले हैं, झंडे मिले हैं, कई कारतूस मिले और बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अब इसी के खिलाफ पुलिस ने हिंसा की साजिश रचने के खिलाफ कार्रवाई तक शुरू कर दी है। जानिए प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने जावेद के बारे में क्या कहा। अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी हमने जो कल घटना हुई, पुलिस और प्रशासन ने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि सभी अपने आवाम हैं, सभी लोग बात मान जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग बात नहीं माने और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया है और इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ थाना खुलदाबाद और करेली 2 थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद अभियुक्त हैं और 5000 से भी ज्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है। उन पे गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। इस कड़ी में प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। अब जावेद पंप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव हैं। इस वेलफेयर पार्टी का नाम दिल्ली हिंसा में भी की गई जांच में भी सामने आया था। अब देखो, दोपहर 12 बजे लगभग बुलडोजर चलना शुरू हुआ। पुलिस ने कहा कि जावेद के घर को जो कानूनी दायरे में लेकर तोड़ा गया है, बुलडोजर चलाने से पहले घर के सामान को हटाने की इजाजत भी दी गई थी। प्रशासन ने करीब 4 घंटों में 3 बुलडोजर सहित पोकलेन मशीन की सहायता से मकान को भी ढहा दिया। अब इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जावेद पंप के वकील के राय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और याचिका भी दाखिल की और प्रशासन ने देखो 24 घंटे में कम से कम समय में कार्रवाई कर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया। सुनिए इस वीडियो में के राय ने क्या कहा है। ठेका पट्टी और बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर का धंधा नहीं करते हैं, उनकी संगे साथी में आपराधिक चरित्र के लोग नहीं हैं। जो यहाँ के माफिया वो उनको दुश्मन मानते थे कि उन्होंने माफियाओं ने ही कब्रिस्तान में 250-300 परिवारों को बसाया था। और हमारे कमिश्नर साहब हों, चाहे आईजी साहब हों, चाहे एडीजी साहब हों, सबके बहुत वो क्लोज फ्रेंड्स थे। एसएसपी साहब के क्लोज फ्रेंड्स थे, वो पीस कमेटियों के मेंबर थे, उन सलाह देते थे, उन प्रशासन के सलाह का पालन करते थे। उनका कोई अभी तक हमने कोई व्हाट्सएप का कोई मैसेज ऐसा नहीं देखा जिसमें उन्होंने भड़काने वाली और दंगा कराने वाली बात कही हो। के राय का ये दावा है कि घर को अवैध तरीके से गिराया गया है। कोर्ट के द्वारा इसका निर्माण फिर से प्रयागराज अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट के माध्यम से करवाएंगे और इसके लिए चाहे हमें आखिरी तक लड़ाई ही क्यों ना लड़नी पड़े। देखो, ये जो दावा किया गया है, दावे के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि घर जावेद की पत्नी परवीन के नाम पर है, आरोपी जावेद के नाम पर नहीं है और ये घर परवीन को उसके पिता ने उपहार में भी दिया था। जावेद पंप को ही पुलिस ने हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया है। अब बात करते हैं यूपी में जो घर गिराया जा रहा है उसकी लीगल प्रोसेस क्या है। देखो, यूपी में घर गिराने की कार्रवाई 2 ही परिस्थितियों में होती है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेता है और घर बना लेता है और घर बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से वह पालन नहीं करता है, तो इस परिस्थिति में आप बुलडोजर चलाया जा सकता है।
दूसरी वजह यह है कि अगर कोई शख्स पेशेवर अपराधी है और कई समय से फरारी काट रहा है तो सीआरपीसी के सेक्शन 80 के तहत उसकी संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है। जावेद को जो घर गिराया गया है वह पहली परिस्थिति के आधार पर गिराया गया है। अब इस तरह से घर गिराने पर यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग एक्ट 1958 क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। इसके तहत गैर कानूनी ढंग से बनी बिल्डिंग के मालिक को पहले नोटिस भेजा जाएगा और एक्ट के सेक्शन 10 में लिखा है कि नोटिस भेजे जाने से 2 महीने के भीतर जवाब भी देना होता है। लेकिन ये अथॉरिटी पर निर्भर करता है कि वह 2 महीने का समय देती है या फिर 2 दिन का समय देती है। अब देखो, अवैध अतिक्रमण अगर आप स्वयं नहीं हटाते तो सरकार भी इसको हटा सकती है। इस एक्ट के में एक महत्वपूर्ण बात यह भी लिखी गई कि घर गिराने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मालिक को अपनी बात रखने का मौका न दिया गया हो। अब जावेद के घर को गिराने में कानूनी प्रक्रिया का कितना पालन किया गया है ये तो सरकार बताए, प्रशासन बताए या प्रयागराज विकास प्राधिकरण ही बताए। कार्रवाई कितनी सही है और कितनी गलत है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब आपको बताते हैं कि रांची की घटना का यूपी से क्या कनेक्शन है और ये घटना किस तरीके से प्री प्लान की गई थी। दरअसल रांची में जो घटना हुई है उसकी प्लानिंग यूपी के सहारनपुर से की गई थी। 10 जून को ही हिंसा में नया खुलासा हुआ और कारणों से जब पड़ताल की गई तो पता चला कि 4 जून से ही उपद्रव की तैयारी चालू हो गई थी और 4 जून को ही यूपी के सहारनपुर से 12 लोगों की टीम रांची पहुंच गई थी। रांची पहुंचते ये लोग मेन रोड के एक होटल में रुके। यहाँ पर 4-4 लोगों की टीम भी बनाई गई। इन्होंने ही इलाही नगर, हिंदपीढ़ी और गुदड़ी में बैठकर जुलूस निकालने और हिंसक प्रदर्शन करने के लिए लोगों को भी भड़काया। अब 10 जून को कई इलाकों में हिंसा भी हुई और पूरे इलाकों में धारा 144 भी लगा दी गई। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई। अब इन 3 टीमों ने रांची में अलग अलग जगहों पर बैठक की और लोगों को भड़काया और कहा कि यूपी में कौम को परेशान किया जा रहा है, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी और पूरे देश में नमाज के बाद प्रदर्शन करना होगा, हमें मजबूती से विरोध भी करना होगा और उस पर सहमति भी बन गई। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं ना, वो इसके लिए तैयार नहीं हुए और कुछ लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति भी जता दी। और जब इनकी बात नहीं बनी तो इन्होंने क्या किया कि 16 वर्ष से 24 वर्ष के युवाओं को टारगेट करना चालू किया और ये बहकावे में भी आ गए। इनमें से कुछ युवा तो नाबालिग भी थे। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया की सहायता से मैसेज भी फैलाए गए जो कि फेक थे। यूपी से आई टीमों ने स्थानीय लोगों को गुरुवार को दुकानें बंद करने के लिए तैयार किया ताकि प्रदर्शन अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जा सके और दुकानों को नुकसान भी ना हो। ईंट पत्थर भी जुटा लिए गए और उन्हें तोड़ कई स्थानों पर रख भी दिया गया जिससे दूर तक पत्थर को फेंका जा सके। अब दरारे सरिया और इमारतें सरिया ने आहवान किया कि नमाज के बाद जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही कोई प्रदर्शन होगा, इसलिए नमाज के बाद आप घर चले जाएं। लेकिन सोशल मीडिया पर चलाए गए फेक मैसेज से पता चला कि प्रदर्शन तो करना है और नमाज के बड़ी संख्या में लोग बिना अनुमति के फिरायालाल चौक पहुंच गए और पुलिस ने उन्हें रोका तो भीड़ क्या हो गई, उग्र हो गई। इस तरह रांची में हुई हिंसक घटना की प्लानिंग यूपी के सहारनपुर से की गई थी। हिंसक घटनाओं के जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 सदस्यीय टीम भी बनाई है और इस कमेटी में 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी गई है। राज्यपाल रमेश बैस ने एडी संजय आनंद को तलब कर कानूनी व्यवस्था के बारे में जानकारी भी मांगी है और कहा है कि कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक नहीं होना चाहिए। इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं नदीम का इलाज चल रहा है जिसे गर्दन में गोली लगी हुई थी, उसकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तो दोस्तों ये पूरी घटना की प्री प्लानिंग हमने आप लोगों को बताई है जिसका एक सटीक विश्लेषण हम लोगों ने आपके साथ में शेयर किया। आज के लिए बस इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ में। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।